हाँ जी, तो अगली जो ड्रग हम पढ़ने वाले हैं वो है एनासिड्स। NSAIDS, एनासिड्स, विच इज़ नॉन इन्फ्लेमेटरी बताओ, पहली लाइन ही गलत। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ड्रग्स तो सब जानते होंगे ना। इनके कुछ बेसिक इफ़ेक्ट्स होते हैं, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड ऑल दिस, जो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की। अब इसका क्लासिफिकेशन जो है वो कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं तो करेंगे जी। तो सबसे पहले है नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। फिर उसके बाद है प्रिफरेंशियल कोक्स टू इनहिबिटर, जिसमें आती है नेमेसुलाइड, डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, मेलॉक्सिकैम, इटोडेलेक। ठीक है, ये प्रिफरेंशियल कोक्स टू इनहिबिटर्स हैं। उसके बाद में सिलेक्टिव कोक्स टू इनहिबिटर होते हैं। सिलेक्टिव कोक्स टू इनहिबिटर, सिलेक्टिव कोक्स टू इनहिबिटर। ठीक है, अब सिलेक्टिव कोक्स टू इनहिबिटर में कौन से ड्रग्स हैं? वो हैं सेलेकॉक्सिब, इटोरिकोक्सिब और पेरेकोक्सिब। ये हो गई। अब कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि होती हैं एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। ठीक है, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। उन ड्रग्स की बात करें तो उनमें दो क्लास आती है। पहली होती है पैरा अमीनो फिनोल डेरिवेटिव। पैरा अमीनो फिनोल डेरिवेटिव आ गई, जिसमें आती है अपनी पैरासीटामोल, जिसका अनदर नाम है एसिटामिनोफेन। ठीक है जी। दूसरा है बेंजोक्साजोसिन डेरिवेटिव। बेंजोक्साजोसिन डेरिवेटिव जो है उसमें है निफोपैम। ये हो गए प्रेफरेंशियल, सिलेक्टिव और विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। अब हम बात करते हैं नॉन सिलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर। नॉन सिलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर्स की हम बात करें तो सबसे पहले उसमें आते हैं सेलिसाइलेट्स। आते हैं। सेलिसाइलेट्स में सबसे पहले आएगा एस्पिरिन, और सबसे आखिरी में भी एस्पिरिन ही है। फिर आता है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव आएगा फिर उसके बाद में, है ना। उसमें आएगा इबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, कीटोप्रोफेन और फ्लूबिप्रोफेन।
इबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, कीटोप्रोफेन और फ्लूबिप्रोफेन। फेंटामेट आता है, फेनामेट 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 की बात करें उसमें आता है मैफेनेमिक एसिड। एंड उसके बाद में इनोलिक एसिड डेरिवेटिव, इनोलिक एसिड डेरिवेटिव्स। इनोलिक एसिड डेरिवेटिव में पायरोक्सिकेम और टिनोक्सिकेम, पायरोक्सिकेम टिनोक्सिकेम। फिर आता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में कीटोरोलेक, इंडोमिथासिन, कीटोरोलेक, उसके हिसाब से इंडोमिथासिन, कीटोरोलेक हो गया, इंडोमिथासिन हो गया, नेबुमेटोन, नेब्यूमिटोन इम्पोर्टेंट, कीटोरोलेक, इंडोमिथासिन। एक और रह जाता है इसमें जो कि है पायराजोलोन डेरिवेटिव, पायराजोलोन डेरिवेटिव, पायराजोलोन डेरिवेटिव जिसमें फेनिलब्यूटाजोन, फेनिलब्यूटाजोन, उसके अलावा ऑक्सी फेनब्यूटाजोन और प्रोफेनाजोन, प्रोफेनाजोन, फेनिलब्यूटाजोन, ऑक्सीफेनब्यूटाजोन और प्रोफेनाजोन। ये है सारा इसका क्लासिफिकेशंस, है ना। एक बार रिवाइज करके देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले आई नॉन सिलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर्स, फिर उसके बाद में आए प्रेफरेंशियल कोक्स 2 इनहिबिटर जिनमें हमने देखा निमेसुलाइड, डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, मेलॉक्सिकैम एंड इटोडोलेक। फिर कहते हैं कि सिलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर है सेलेकोक्सिब, इटेरेकोक्सिब, पायरेकोक्सिब। फिर आती है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, जिसमें हमने दो क्लासिफिकेशन दिए, पी एमिनोफिनोल डेरिवेटिव जिसमें पैरासीटामोल जिसका दूसरा नाम एसिटामिनोफेन है, और बेंजोक्सिकेन डेरिवेटिव में निपोफेम आता है। फिर उसके बाद में हमने जैसे पीछे छोड़ा था नॉन सिलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर, तो उस नॉन सिलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर, कोक्स 2 तो सिलेक्टिव और प्रेफरेंशियल होते हैं। तो नॉन सिलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर में सेलिसाइलेट्स आया सबसे पहले एस्प्रिन, उसके बाद में प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में इबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, कीटोप्रोफेन एंड फ्यूबिप्रोफेन। फेनामेट में मेफेनेमिक एसिड, इनोलिक एसिड डेरिवेटिव्स, इनोलिक एसिड डेरिवेटिव में पायरोक्सिकैम, टिनोक्सिकैम। एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में कीटोरोलेक, इंडोमेथासिन एंड नेबुमिथान। लास्ट आता है पायराजोलोन डेरिवेटिव, पायराजोलोन डेरिवेटिव में फेनिलब्यूटाजोन, ऑक्सीफेनब्यूटाजोन और प्रोफेनाजोन, फेनिलब्यूटाजोन, ऑक्सीफेनब्यूटाजोन और प्रोफेनाजोन। ठीक है, ये ड्रग्स आती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की जब हम बात करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में अगर हम बात करें, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि कोक्स 1 इनहिबिटर्स कहाँ होते हैं, कोक्स 2 कहाँ होते हैं। ठीक है, कोक्स 1 जो है वो होते हैं ब्लड वेसल में, कोक्स 1 होते हैं ब्लड वेसल में, स्टोमक, किडनी और TXA2 जो आगे आएगा, थ्रोम्बोक्सिन A2, वो प्लेटलेट एग्रीगेशन में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोक्स टू जो है वो इंड्यूस करते हैं इन्फ्लेमेशन, कोक्स 2 इंड्यूस करते हैं पेन एंड फीवर। इसके अलावा कुछ होते हैं साइटोकाइंस एंड एंडोटॉक्सिन, cytokines and endotoxin which are responsible for inflammation के लिए
रेस्पॉन्सिबल। अच्छा, अब इन्फ्लेमेशन हुआ कैसे, मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन भी देख लेते हैं। है ना, सबसे हुई सेल मेम्ब्रेन डैमेज, सबसे पहले हुई सेल मेम्ब्रेन डैमेज। अब जैसे सेल मेम्ब्रेन डैमेज हुई तो वहाँ से रिलीज होते हैं, वहाँ पे जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन एक्टिवेटेड, फॉस्फोलिपिड्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन एक्टिवेटेड, जहाँ पे आता है फॉस्फोलाइपेज A2, फॉस्फोलाइपेज A2। अब जब फॉस्फोलाइपेज A2 आता है तो वो फॉस्फोलाइपेज A2 फॉस्फोलिपिड्स को एरेकिडोनिक एसिड में बदलता है, एरेकिडोनिक एसिड, एरेकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये जो है एरेकिडोनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन्स का पेरेंट कंपाउंड है। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का पेरेंट कंपाउंड है ये। अब ये एरेकिडोनिक एसिड जो है वो दो पाथवे से गुजरता है, एक तो कोक्स पाथवे, एक लॉक्स पाथवे, लिपोऑक्सीजिनेज पाथवे और साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे। साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे से गुजरते हुए वहाँ पे आते हैं कोक्स एंजाइम्स, कोक्स एंजाइम्स आते हैं। कोक्स एंजाइम्स में कोक्स 1 एंड कोक्स 2, कोक्स 1 एंड कोक्स 2, कोक्स 1 एंड कोक्स 2 आते हैं। अब कोक्स 1 में जो है बनता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स PGE2 एंड PGI2, ये बन गए। उससे बनता है थ्रोम्बोक्सेन, थ्रोम्बोक्सेन A2, सही, TXA2 जो अपने पहले बात हो रहा था कोक्स 1 की। अब ये सब क्या करते हैं, पेन, फीवर, प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट एग्रीगेशन, है ना, इसमें होता है, इन्फ्लेमेशन भी होता है। उधर कोक्स 2 जो है वहां पे आते हैं साइटोकाइंस एंड एंडोटॉक्सिन। साइटोकाइंस और एंडोटॉक्सिन क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन कोज करते हैं, इनसे इन्फ्लेमेशन कोज होता है, कोज इन्फ्लेमेशन। ठीक है जी, क्लियर, हाँ जी क्लियर। तो अब यहाँ पे एनासिड्स एक्ट कैसे करेंगे, एनासिड्स जो हैं वो वहाँ पे अपनी एक्टिविटी शो करेंगे कैसे, अपनी एक्टिविटी कैसे शो करेंगे, ये क्या करते हैं, एनासिड्स जो हैं वो इनहिबिट करते हैं, इनहिबिट करते हैं किसको, कोक्स एंजाइम को। ठीक है, कोक्स एंजाइम को इनहिबिट किया तो क्या हुआ कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है उनका सिंथेसिस कम हो गया। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का कम हुआ तो भाई साहब थ्रोम्बोक्सिन का भी कम हो गया, थ्रोम्बोक्सिन का भी कम हो गया। अब थ्रोम्बोक्सिन का कम हो गया तो भाई हमारा क्या क्या खत्म हुआ, पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन और प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट एग्री, ये सब कम हो गए। एनासिड्स जो हैं, एनासिड्स है ना, एनासिड्स के इफेक्ट्स एंड उसका रीजन, एनासिड्स के इफेक्ट्स और उसका रीजन। एनासिड का पहला इफेक्ट है एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक होते हैं किसकी वजह से, रिडिसेज PGE2 जो कि पेन मीडिएटर होता है। फिर ये एंटीपायरेटिक भी होते हैं,
एंटीपायरेटिक भी होते हैं, तो ये रिड्यूस करते हैं PGE2 बट इन हाइपोथैलेमस। स्पेसिफिक बात करते हुए पैरासीटामोल की बातें चल रही है, ठीक है जी, क्योंकि पैरासीटामोल क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी कम होता है, अभी देखते हैं। फिर ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी शो करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन शो करते हैं क्योंकि ये कोज करते हैं वैसोडाइलेशन एंड एडेमा। एंटी प्लेटलेट भी होते हैं जो कि एस्प्रिन है, क्योंकि ये रिड्यूस करती है TXA2 एंजाइम को। एस्पिरिन की बात करें, एस्पिरिन जो है ओनली ड्रग है, केवल ऐसी ड्रग है विच बाइंड्स irreversibly to COX, ठीक है, इरिवर्सिबली बाइंड करती है कॉक्स से। बाकी सब अदर ड्रग्स जो हैं वो रिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल बाइंडिंग, सही। अब इरिवर्सिबल बाइंड विद कॉक्स हुआ तो ये क्या करेगी, प्लेटलेट्स जो थी हमारी कांट रीजनरेट कॉक्स, दोबारा रीजनरेट नहीं करेगी, उसकी वजह से लॉन्ग एंटी प्लेटलेट एक्शन, इट विल शो एंड लॉन्ग एंटी प्लेटलेट एक्शंस, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ ही लेते हैं, इसके बाद में एस्पिरिन के बाद में हम पढ़ाई कर लेते हैं पैरासीटामोल की। पैरासीटामोल जो है वीक पेरिफेरल कॉक्स इनहिबिशन करता है। पेरिफेरल कॉक्स इनहिबिशन जो है उसका वीक होता है, मेनली एक्शन ऑन सेंट्रल ब्रेन पे मेन एक्शन होता है। अब ये इसकी वजह से एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक तो हो गया, क्या है, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक तो हो गया इसकी वजह से, बट एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं हुआ। एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं हुआ क्यों, क्योंकि जो इन्फ्लेमेशन साइट होती है वहाँ पे पेरोक्साइड ज़्यादा होते हैं, पेरोक्साइड जो है ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पैरासीटामोल इनएक्टिव हो जाती है, तो ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है जी। अब इसके ADRs हम देख लेते हैं। पहला तो ये गैस्ट्रिक अल्सर क्रिएट करते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर क्यों करते हैं, क्योंकि COX-1 का इनहिबिशन होता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम हो जाते हैं, तो म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स भी कम हो जाते हैं, सही। सेकंड, ये क्रिएट करता है रीनल टॉक्सिसिटी करता है, कैसे, क्योंकि ये रीनल प्रोस्टाग्लैंडिन्स को भी कम कर देते हैं। रीनल प्रोस्टाग्लैंडिन्स को कम करेंगे तो रीनल ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है,
सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आता है ड्रग इंटरेक्शन, क्योंकि ये एंटी पायरेटिक्स हैं, एनाल्जेसिक हैं, तो इनके साथ में बहुत सारी दवाइयाँ चलती है, उसकी वजह से इसके ड्रग इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। पहला आप समझ लेना एनासिड्स के साथ में सारा, प्लस एंटीकोगुलेंट्स। अब एंटीकोगुलेंट्स जो में है वारफेरिन और हिपेरिन, हिपेरिन एंड वारफेरिन ये हैं। अब ये क्या करते हैं, जो हमारे एनासिड्स हैं वो प्लेटलेट एग्रीगेशन करते हैं कम, प्लेटलेट एग्रीगेशन को करेंगे कम। इसकी वजह से क्या होगा, प्लेटलेट्स जो हैं स्टिक टू ईच अदर, एक दूसरे से चिपक जाएंगी, विच विल लीड टू गैस्ट्रिक म्यूकोसल डैमेज, गैस्ट्रिक म्यूकोसल डैमेज करेगी। तो भाई साहब वॉरफेरिन का क्लोटिंग फैक्टर जो है विल बी रिड्यूस्ड। दूसरा आता है विद एंटी हाइपरटेंसिव्स, एंटी हाइपरटेंसिव्स के साथ में ये क्या करते हैं, अपने एनासिड्स रीनल पीजी को कम कर देते हैं, है ना, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन को बढ़ा देते हैं, तो सोडियम वाटर रिटेंशन जो है वो बढ़ जाता है, एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट कम हो जाता है। तीसरे विद डायूरेटिक्स, एनासिड्स विद डायूरेटिक्स, रीनल ब्लड फ्लो जो है ऑलरेडी कम है, तो इनका इफेक्ट जो है कम हो गया। चौथा एनासिड्स विद कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, गैस्ट्रिक अल्सर एंड जीआई ब्लीडिंग। मीथोट्रोक्सेट के साथ में, मीथोट्रोक्सेट के साथ में टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। विद लिथियम टॉक्सिसिटी इंक्रीजेज, ओकर्स टॉक्सिसिटी या इंक्रीजेज टॉक्सिसिटी। सेवंथ विद स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स के साथ में भी गैस्ट्रिक अल्सर की इश्यू आते हैं। तो ये हमने एनासिड्स फिनिश कर लिए हैं, ठीक है जी।